स्टूडेंट BABSC सेकेंड ईयर की क्लास में मैं डॉक्टर अनु झाजड़ी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने कल बात की थी, हमारी कौन सी प्रजाति चल रही थी कल हमने नागा पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे गुजर। ठीक है। नागा हिमालय के उत्तरी पूर्वी भाग में पाई जाती थी, जबकि जो नागा है वो पश्चिमी हिमालय में पाई जाती है। देखिए हिमालय की स्थिति इस प्रकार की है, तलवार की भांति है। तो ये वाला पोर्शन उत्तरी पूर्वी, यहाँ इस वाले क्षेत्र में नागालैंड, यहाँ पर नागा पाई जाती है। और जो जम्मू वाला भाग है इधर पाई जाती है गुज्जर, ये वाली। सही है। होती क्या है, क्या इसका पूरा प्रोसेस है, बात करते हैं हम। देखिए जब देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे पास टोटल थी 14 राज्य और 212 जनजातियाँ। लेकिन वर्तमान समय में हमारे देश को आज़ाद हुए कम से कम कितने वर्ष हो चुके हैं, 70-80 वर्ष के आसपास हो चुका है। और वर्तमान समय में हमारे पास 645 जनजातियाँ हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ बहुत सारी हमारी ऐसी जनजातियाँ थी जिनके बारे में हमें पता नहीं था। और रीज़न यही रहा कि उस समय जितनी ज्ञात थी, संविधान ने क्या किया, उनको जनजातियाँ घोषित कर दिया। लेकिन धीरे धीरे जैसे अन्य जनजातियाँ आती गई उनको जनजातियों की श्रेणी में शामिल किया गया, क्योंकि जिन व्यक्तियों का आर्थिक विकास नहीं था या शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए थे, या हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए थे, तो ऐसे लोगों को जन सामान्य धारा में लाने के लिए क्या किया गया, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई, यानी बहुत सारी सुविधाओं की व्यवस्था की गई। आपने देखा होगा जब भी कोई गवर्नमेंट सरकार की तरफ से आदेश निकलते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, तो ये जो जनजातियाँ होती हैं इनको अलग से कोटा दिया जाता है। उसका कारण यही होता है ताकि ये जो जनजातियाँ हैं इनमें शिक्षा का प्रसार हो और ये भी एक सामान्य जीवन अपना व्यतीत कर सकें। क्योंकि जितनी भी जनजातियाँ हैं मोस्टली क्या होती हैं, घूमकर जनजाति हैं, ऋतु प्रवास पाए जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण वाली हैं, तो एक निश्चित स्थान पर नहीं रहती। तो इसलिए गवर्नमेंट भी, सरकार भी क्या कर सकती है, उनके लिए शिक्षा के प्रयास उचित प्रकार से नहीं कर पाती है। और यही कारण है कि इनको सरकारी नौकरी वगैरह में अलग से इनको रिजर्वेशन दिया जाता है, कोटा दिया जाता है, ताकि ये भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें और एक जो सामान्य जीवन है उसको व्यतीत कर सकें। पहले जब देश आज़ाद हुआ था उस समय जनजातियाँ कम थी, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ या इस बारे में सरकार ने जाना, उस समय धीरे धीरे क्या हुआ, इन जनजातियों की संख्या बढ़ती गई और वर्तमान समय में इनकी जो संख्या है वो है 645। ठीक है। और प्रजातियों की उत्पत्ति का भी आपको पता है, रीज़न क्या होता है, दो जो जनजातियाँ ही मिलती हैं, एक नई जनजाति की उत्पत्ति हो जाती है। उसी प्रकार से इन प्रजातियों में भी क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। और वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो हमारे पास कितनी जनजातियाँ हैं, 645। किसी स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछा था मुझे, ये उसके लिए। ठीक है। आगे बात करेंगे आज हम गुजर की। देखिए क्या होता है, जो गुजर जनजाति है, देखिए एक होता है जाति, एक होता है जनजाति, दोनों में अंतर पाया जाता है। जो जनजाति होते हैं अपनी एक विशिष्टता रखते हैं, कह सकते हैं जैसे अपने गाड़िया लोहार होते हैं, उनकी अपनी ही अलग संस्कृति होती है, अलग अपना रहन सहन, सब लोहे का काम करते हैं और भ्रमणशील रहते हैं, आज इस गांव में कल उस गांव में। तो ये जो विशेषताएं पाई जाती हैं, जाति और जनजाति दोनों अलग अलग होता है। एक इस चीज़ को आप समझें कि जो जाति होता है और जनजाति होता है, दोनों में डिफरेंस पाया जाता है, अंतर पाई जाती है। सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, हर तरह से उनमें क्या पाए जाते हैं, अंतर पाए जाते हैं। और यही कारण है, आज हम कौन सी जनजाति की बात करें हैं, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो जनजाति है, जाति नहीं है, क्या है, जनजाति है। तो जो सरकारी नौकरी वगैरह होते हैं इसमें भी उनको अलग से रिजर्वेशन प्रदान किया जाता है, ताकि ये लोग भी क्या हो सकें, समाज की जो मुख्य धारा है उससे जुड़ सकें और अपना विकास कर सकें। आज हम बात करेंगे किसकी, गुजर की। गुजर जो जनजाति है पश्चिमी हिमालय में पाई जाती है और पश्चिमी हिमालय में रहने वाला एक समूह है। ये जम्मू कश्मीर के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं। जम्मू कश्मीर हम सभी जानते हैं कि कैसा प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश है। एक चीज़ और बताती हूँ आपको कि आपने सुना होगा कि मैंने आपको जब फर्स्ट में क्लास ली थी उसमें बताया था कि जितनी भी जनजातियां हैं ये कहाँ पाई जाती हैं, या तो मरुस्थल में, पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, दुर्गम वनों में, इस प्रकार से ये लोग ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो जो गुजर जनजाति है यह हिमालय, या हम कह सकते हैं कि हिमालय के पश्चिमी भाग में पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। अब हिमालय है भाई, जैसे नाम से ही ज्ञात है, क्या है, किस प्रकार का क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है।
बहुत सारे मानव शास्त्री ऐसा मानते हैं कि यह भारत की जो प्राचीन जनजातियों में से एक है, और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो गुर्जर हैं ये क्या हैं, विदेशी हैं, क्योंकि कहाँ से आए थे, ये मध्य एशिया के पशु चारक थे और अपने पशुओं को चराते चराते कहाँ पहुँच गए, भारत में पहुँच गए। मध्य एशिया, मिड एशिया की अगर हम बात करें, वहाँ के ये पशु चारक हुआ करते थे और ये धीरे धीरे अपने पशुओं को चराते चराते कहाँ पहुँच गए, भारत में पहुँच गए। और जो पशु चारक थे, काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य एक गुर्जिया क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? गुर्जिया। काला सागर और कैस्पियन सागर, यूरोप और एशिया के बीच की बात कर रहे हैं, सही है। तो वहाँ पर काला सागर और कैस्पियन सागर है, वहाँ पर एक क्षेत्र का नाम है गुर्जिया। ऐसा मानते हैं कि ये लोग कहाँ से आए थे, गुर्जिया से आए थे, इसलिए नाम क्या पड़ा, गुर्जर पड़ा। आगे बात करते हैं, यहाँ के जो गुर्जिया हैं वो इनके क्या हैं, वंशज हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनकी संतानें हैं ये, सही है, एक ही बात है। ये भाई इनके गुर्जिया इनके वंशज हैं, तो ये संतानें किसकी हैं, गुर्जिया की हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इनकी मूल रूप से उत्पत्ति कहाँ हुई थी, यहीं गुर्जिया में हुई थी, सही है। काला सागर और कैस्पियन सागर के पास में ये जगह स्थित है, वहाँ से ये लोग अपने पशुओं को चराते चराते कहाँ पहुँच गए, भारत में पहुँच गए। अगर इनके निवास जो स्थान रहे उनकी अगर हम बात करें, गुर्जर गुर्जिस्तान व चौसक गुर्जर के नाम से उनको जाना जाता है। लेकिन भारतीय जनगणना की बात करें 1941 की, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय की बात करें तो कश्मीर के जो गुर्जर लोगों का बाहर से आना माना जाता है कि 1941 की जब जनगणना हुई थी तो उसमें इनका कहीं अधिक विवरण नहीं मिलता है। तो ऐसा मानना है कि जो गुर्जर थे ये विदेशी प्रजाति है और बाहर से भारत में आई है। बात करते हैं राजस्थान और गुजरात के जो सहत सियाह हैं, अकाल के दौरान ये लोग क्या हो गए कि गुजरात और राजस्थान के भी एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है सहत सियाह, सतह सियाह। तो ये क्या था, सियाह बोल दो या सिया। तो ये लोग क्या थे, गुजरात और राजस्थान के जो शुष्क मरुस्थल वाले क्षेत्र है उसमें रहते थे। लेकिन आपको पता हो कि गुजरात में राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसमें अन्न, जल और तृण, कह सकते हैं कि हर चीज़ की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। 1899 ईस्वी के आसपास था ये। तो उस समय क्या हुआ, ये लोग यहाँ से स्थानांतरण कर गए और कहाँ पहुँच गए, जम्मू कश्मीर, सही है। ये लोग यहाँ से गुजरात और राजस्थान से क्या कर गए, स्थानांतरण कर गए और कहाँ पहुँच गए, जम्मू कश्मीर। तो यही कारण है कि जो गुर्जर जनजाति है वर्तमान जम्मू कश्मीर के राजौरी, रियासी, जम्मू, पुंछ इन जिलों में यह वर्तमान समय में भी निवास करती है। कह सकते हैं कि किसी भी एक बात पर हमारे विद्वान एक मत नहीं है। किसी ने कहा विदेशी हैं, किसी ने कहा बाहर से आए हैं, किसी ने कहा काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य क्या हुई थी, इनकी भाई गुजरिया से वहाँ से आए हैं, उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। 1941 की जनसंख्या क्या कहती है, उससे पहले भारत में इनके मिलने का कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं, तो क्या है, विदेशी हैं। लेकिन ऐसा मानना है कि जब राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में या भारत में जब अकाल पड़ा, उस समय ये लोग पलायन करके कहाँ पहुँच गए थे, जम्मू कश्मीर पहुँच गए। और वर्तमान समय में ये लोग जम्मू कश्मीर, पुंछ जिला है, उन राजौरी, उन क्षेत्रों में ये लोग आज भी निवास करते हैं। अब देखिए, जो गुर्जर लोग हैं तो हम कह सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सा व्यवसाय, देखिए मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जो भौगोलिक वातावरण होता है वह वहाँ की जो मानव बसावट है, मानव जनजाति है, उसके लिए क्या कार्य करता है, उसके लिए व्यापार, व्यवसाय, रहन सहन, खान पान वो सभी निर्धारित करता है। अब पर्वतीय क्षेत्र है, जब भूमि की कमी है, वर्षा की कमी है, तो ऐसे में इन लोगों की जो मुख्य आर्थिक क्रिया है वो क्या रहेगी, पशुचारण रहेगी। ये लोग क्या करते हैं, पशुओं को पालते हैं, भेड़ बकरियां पालते हैं और इनमें ऋतु प्रवास पाया जाता है। ऋतु प्रवास, जब बर्फ़ जम जाती है तो ये लोग ढलान वाले मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। जब गर्मी का मौसम आता है, बर्फ़ पिघलती है, छोटी छोटी घास उगाती है, तो ये लोग वापस कहाँ पहुँच जाते हैं, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रे से होते हुए वापस वहीं ऊपर ऊंचाई पर पहुँच जाते हैं। तो इन लोगों का जो जीवन है वो वास्तव में कठिनाई वाला है। क्यों? क्योंकि विषम परिस्थितियाँ हैं। विषम परिस्थितियाँ, पर्वतीय क्षेत्र है, कभी धूप, कभी गर्मी, कभी सर्दी। तो कह सकते हैं कि बहुत अधिक जो जलवायु है वो किस प्रकार की है, विषम जलवायु है। तो निर्भर भी किस पे करते हैं, ये लोग अपने पशुओं पर निर्भर करते हैं और एकमात्र आर्थिक क्रिया है इनकी पशुचारण या पशु पालन।
आगे बात करते हैं। ये लोग जो है काफ़ी कठोर पर्यावरण में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र है और शीत ऋतु में लद्दाख की जो आर्टिक शीत है, कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो सर्दी पड़ती है हम उसको सर्दी नहीं कह सकते। वास्तविक जो सर्दी पड़ती है वो लद्दाख वाले क्षेत्र में ही पड़ती है, जहाँ माइनस में टेम्परेचर रहता है। तापमान किस में रहता है? माइनस में रहता है। कि इतनी अधिक ठंडी हवाएं चलती हैं कि कई दिनों तक सूर्य भगवान के दर्शन ही नहीं होते हैं। तो इन्होंने कहा। और ग्रीष्म ऋतु की अगर बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में पुंछ और जम्मू की जो गर्मी है उसमें भी भिन्नताएं पाई जाती है। कह सकते हैं जब सर्दी पड़ती है भयंकर सर्दी पड़ती है, और जब गर्मी पड़ती है तो वो भी भयंकर पड़ती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, जितना जल्दी ठंडा होगा उतनी जल्दी गर्म भी होगा। यहाँ जुलाई से सितंबर के मध्य क्या होती है? वर्षा होती है। लेकिन वर्षा की अगर बात करें, यहाँ वर्षा शीतकाल में होती है। थोड़ा सा पीछे जाना, बता देती हूँ मैं भारत के बारे में। भारत में जो वर्षा होती है शीतकाल में होती है, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ क्या होते हैं? पश्चिमी विक्षोभ देखिए होता क्या है कि भूमध्य सागर के आसपास शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, और जो हमारे उधर से कौन सी पवनें आती हैं? जेट स्ट्रीम आती है। वो जेट स्ट्रीम क्या कार्य करती है? इस पश्चिमी विक्षोभ को भारत में ले आती है। जैसे ही ये भारत में आते हैं दो शाखाओं में बंट जाते हैं। ठीक है, एक तो हिमालय के उत्तर में चला जाता है और दूसरा कह सकते हैं कि हम गंगा के मैदान की ओर प्रवाहित हो जाता है। तो इसके माध्यम से हमारे यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है, जिसको आप बोलते हैं मावट, कि रबी की फसल के लिए बहुत अधिक लाभदायक होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होती है? इस क्षेत्र में वर्षा होती है। तो इन्होंने यही कहा कि जो शीतकाल में वर्षा होती है, और शीतकाल में यहाँ देखिए जब टेम्परेचर अत्यधिक कम होता है तो वर्षा दो रूप में होती है। जो नीचे वाला कम तापमान वाला क्षेत्र है, ऊपर वाला कम तापमान वाला क्षेत्र है, वहाँ तो वर्षा हिमपात के रूप में होगी। और यहाँ जहाँ तापमान अधिक पाया जाएगा ऊपर की बजाय, तो वहाँ पर कह सकते हैं कि 0 डिग्री से ज़्यादा 5 डिग्री 10 डिग्री तक जहाँ तापमान पाया जाएगा वहाँ वर्षा होगी। किसके रूप में? बूंदों के रूप में। लेकिन जहाँ 0 डिग्री सेल्सियस और माइनस में जहाँ तापमान मिलेगा वहाँ वर्षा किस रूप में होगी? हिमपात के रूप में होगी। यही कारण है कि जब जैसे ही हमारे यहाँ सर्दी बढ़ती है हम क्या कहते हैं कि है ना, जम्मू कश्मीर में बर्फ़ पड़नी प्रारंभ हो गई है। और जिसके कारण क्या हो गया? उत्तरी जो भारत का मैदान है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तो यहाँ पर क्या होती है? ठंड बढ़ जाती है, शीत लहरें चलना प्रारंभ हो जाती है। और हम क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ ठंड बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या है कि जम्मू कश्मीर में हिमपात प्रारंभ हो गया है। आपने देखा होगा कि जो आपका जनवरी में क्या आती है? 14 जनवरी को संक्रांत बोलते हैं, संक्रांति बोलते हैं। तो उसके समय वर्षा जरूर होती है। तो वो कौन सी है? मावट वाली है। भूमध्य सागर के पास चक्रवात उत्पन्न होते हैं, और जेट स्ट्रीम का क्या कार्य करता है? उन चक्रवातों को भारत में ले आता है, और जिनके माध्यम से क्या होती है? वर्षा होती है। जैसे जैसे ये पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते जाते हैं वर्षा की मात्रा में भी कमी आती जाती है। तो यहाँ जिसके कारण क्या पाई जाती है? वर्षा पाई जाती है। जो हिमालय के उच्च क्षेत्र हैं उनमें हिमपात होता है, और बाकी जो नीचे वाले क्षेत्र हैं उनमें क्या होती है? जो वर्षा होती है बूंदों के रूप में पाई जाती है। तो इन्होंने कहा कि इतनी विषम दशाएं पाई जाती हैं कि सर्दी में भयंकर ठंड और हिमपात होता है, और गर्मी में भी भयंकर गर्मी पड़ती है, और जिसके कारण उन सभी का प्रभाव इन लोगों की आर्थिक क्रिया पर पड़ता है। आर्थिक क्रिया क्या है? एक काम सिर्फ ओनली पशुपालन, पशुचारण। जैसे ही बर्फ़ पड़ती है ये लोग घाटी वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं और यहाँ अपने पशुओं को रखते हैं, पशुओं को चराने का कार्य करते हैं। और ग्रीष्म ऋतु जैसे ही आती है, बर्फ़ पिघलती है, ये लोग वापस अपने पशुओं को लेकर कहाँ पहुँच जाते हैं? उन्हीं हिमालय की ऊंची चोटियों पर पहुँच जाते हैं। बात करते हैं इनमें पाए जाते हैं पशुपालन। अब इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन। अब देखिए इनमें पशुपालन किस प्रकार का पाया जाता है। इसमें भी 3-4 प्रकार के इनमें क्या पाए जाते हैं? पशुपालन पाए जाते हैं। पशुपालन, इनमें जो पशुपालन होता है ऋतु के अनुसार होता है। हम जैसे कह सकते हैं कि शीतकालीन, मध्य प्रवर्तीय और ग्रीष्मकालीन। शीत ऋतु में क्या करेंगे ये लोग? कहाँ जाएंगे? मैदानी क्षेत्रों में या घाटी वाले क्षेत्रों में आ जाएंगे, क्योंकि जो ऊंची चोटियाँ हैं वहाँ पर बर्फ़ पड़ना प्रारंभ हो जाती हैं।
क्यों? क्योंकि सूर्य की स्थिति उस समय कहाँ रहती है? मकर रेखा पर रहती है, और जिसके कारण उसका सूर्य का प्रभाव इतनी दूरी पर नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि कश्मीर में बर्फ़ पड़ना प्रारंभ हो जाती है। तो उस समय ये लोग अपने पशुओं को लेकर घाटी वाले या निचले क्षेत्रों में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऊपरी जो भाग हैं वहाँ पर बर्फ़ या हिमपात जमना शुरू हो जाता है। दूसरी इन्होंने बात करी कि ग्रीष्मकालीन, इनका जो ग्रीष्मकालीन है उसको जो चारागाह होते हैं तो उसको बोलते हैं ये मार्गस या ढोक, मार्गस या ढोक के नाम से, कि ग्रीष्मकालीन जो इनके चारागाह होते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में कहाँ जाएंगे? वापस पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाएंगे। तो जो ग्रीष्मकालीन जो चारागाह होते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? मार्गस या ढोक के नाम से उसको जानते हैं। तो इस जो गुर्जर जनजाति है इसमें ऋतु प्रवास पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऋतु प्रवास पाया जाता है। अब ऋतु प्रवास क्या होता है? जैसे ही मौसम में परिवर्तन आता है, इन लोगों के स्थान परिवर्तन करने का समय आ जाता है। गर्मी में क्या रहते हैं ये लोग? पहाड़ी जो क्षेत्र है उनके उच्च भागों में रहते हैं, और जैसे ही सर्दी आती है ये लोग मैदानी भागों में आ जाते हैं। तो जिसको हम क्या बोलेंगे? क्या होता है? ऋतु प्रवास पाया जाता है। दूसरी अगर बात करें, अगर इसको आप दूसरी लैंग्वेज में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही उत्तर और दक्षिण की तरफ खिसकाव की अगर हम बात करें कि जैसे ही हिमपात शुरू होता है ये लोग दक्षिण की तरफ खिसक जाते हैं, और जैसे ही गर्मी प्रारंभ होती हैं ये लोग उत्तर की ओर खिसकना प्रारंभ कर देते हैं, या उत्तर की ओर इनका स्थानांतरण चलता रहता है। आगे बात करते हैं। ग्रीष्म काल में ये लोग अपने पशुओं को लेकर काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। जितनी ऊंची चोटियां हैं, जैसे बर्फ़ पिघलती गई छोटी छोटी घास उगाती है, और ये लोग अपने पशुओं को लेकर काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, और उसको हमने नाम क्या दिया? ढोक या मार्गस उसको नाम देते हैं। और यहाँ ये लोग सितंबर तक रहते हैं। जैसे ही हिमपात प्रारंभ होता है वापस क्या करते हैं ये लोग? पुनः नीचे आ जाते हैं। देखिए सितंबर में हमारे यहाँ क्या होती हैं? सर्दियों का प्रारंभ होता है, सही है। सितंबर अक्टूबर में हमारे यहाँ सर्दियों का प्रारंभ होता है। जैसे ही सर्दी प्रारंभ होती है ये लोग वापस नीचे की तरफ आना प्रारंभ कर देते हैं, और इनको आने में भी काफ़ी समय लगता है। 30-30, 40-40 दिन इनको आने में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैदल धीरे धीरे आज एक दिन चले, फिर रेस्ट करेंगे, फिर रुकेंगे, फिर आराम करेंगे, फिर चलेंगे, फिर आराम करेंगे। जहाँ पशुओं के लिए पानी मिले, चारा मिले, उनको चराते हुए लेके आते हैं। और दूसरा ये कहते हैं कि ये ऋतु प्रवसन जो मार्ग होते हैं उच्च पर्वतीय मार्ग होते हैं। जो पीर पंजाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, जो 3491 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब जैसे पीर पंजाल दर्रे की बात करें हम, 3491 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बनिहाल दर्रे की बात करें 3224 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये लोग क्या करते हैं? इन दर्रों से होकर क्या वापस अपने नीचे वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं। और कई बार इन लोगों को काफ़ी कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो भारी लोग होते हैं वो आक्रमण कर देते हैं, पशुओं की चोरी कर लेते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है इन लोगों को। इसलिए ये लोग समूह में रहते हैं। क्यों? जितना बड़ा समूह और इनके जो पशु होते हैं उसको रेवड़ बोलते हैं। ये तो हमारे राजस्थान में भी कहा जाता है। उनको क्या बोलते हैं? रेवड़ बोलते हैं। जितना बड़ा रेवड़ होता है उसके साथ उतने ही अधिक व्यक्ति रहते हैं, ताकि उसको आसानी से उसकी सुरक्षा भी कर सकें और उसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले भी जा सकते हैं। बात करें इनकी अर्थव्यवस्था की, कि जो गुर्जर लोग हैं इनकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की पाई जाती है। अब बात करें, इनके पास एक ही धन है, क्या है? पशु है। तो अर्थव्यवस्था भी किस पे निर्भर करेगी? भाई पशुओं पर निर्भर करेगी। तो इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था और समाज की बात करें तो इनका जो परिवार होता है 3 स्तरों में विभाजित होता है। परिवार को क्या बोलते हैं ये लोग? डेरा बोलते हैं। डेरा को देखिए, समूह को भी हम डेरा बोलते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि छोटे क्वेश्चन में आ सकता है कि गुर्जर जो जनजाति है उसके जो परिवार है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलेंगे? डेरा बोलेंगे। जब एक व्यक्ति विवाह कर लेता है तो विवाह उपरांत उसको एक नए डेरे की स्थापना करनी पड़ती है। कह सकते हैं कि अपने परिवार का अलग से पालन पोषण करना पड़ता है, और प्रत्येक पुत्र का विवाह होते ही उसको एक अलग डेरा क्या आ जाता है? अस्तित्व में आ जाता है। और जो गुर्जर हैं 3 रिश्तेदारी समूह में विभाजित रहता है। एक डेरा, दूसरा दादा या पुत्र कह सकते हैं वंश, और तीसरा होता है गोत्र। एक तो डेरा है, दूसरा दादा एंड पोता, जिसको हम बोल सकते हैं वंश। बोलते हैं ना, तेरे दादा का नाम क्या है, किस वंश से संबंधित है। तो ये प्रथाएं इन लोगों में भी चलती हैं।
और तीसरा ये लोग जिसको बोलते हैं वो है गोत्र। क्या बोलते हैं? सम गोत्र में विवाह वर्जित, दूसरे अन्य गोत्र में। वो इसीलिए कि ये तो हमारे वंश के हैं, इसलिए कौन से गोत्र में? अलग गोत्र में। तो इन 3 आधार पर क्या होती है, इस डेरा को हम बोल सकते हैं परिवार। तो कितने में विभाजित कर दिया इन्होंने? 3 में विभाजित कर दिया। ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा कि एक डेरे में करीब 5 से 6 व्यक्ति होते हैं और जिनमें कार्यों का बंटवारा किया जाता है। महिलाएं होती हैं, बच्चों का पालन पोषण करती हैं, घर की सफाई करती हैं, बच्चों को पालना, छोटे मोटे जो घर के काम होते हैं वो सारे कौन करती हैं? महिलाएं करती हैं। खाने बनाना, कपड़ा धोना, लकड़ी एकत्रित करना, घरेलू कार्य करना, कपड़े बनाना, बुनाई कताई करना, वो सारे काम कौन करती हैं? महिलाएं करती हैं। और जबकि पशु चलाना, पशुओं को चराना, यंत्रों की मरम्मत करना, यंत्र छोटे मोटे यंत्र रखते हैं किसके लिए? एक अपने सामान को इधर उधर ले जाने के लिए। घास व जड़ी बूटियों को संग्रहित करना, आखेट करना, फसल तैयार करना और फसल के लिए यंत्रों का उपयोग करना, ये सारे काम कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। जो गुजर लोग हैं उनमें किस प्रकार की प्रथा पाई जाती है? संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है, क्योंकि समूह में जब ये लोग रहेंगे तभी सुरक्षित हैं, जब ये व्यक्ति समूह में नहीं रहेंगे तो सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये लोग वर्ष पर क्या करते हैं? 110 से 130 दिन घूमने में व्यतीत करते हैं, इधर से उधर घूमने में व्यतीत करते हैं। और अनेक डेरे मिलकर एक वंश के रूप में रहते हैं, जिसमें लगभग 200 से अधिक व्यक्ति रहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो पशु संपदा होती है और जो चारागाह होते हैं उसको पुत्रों के विवाह के उपरांत बांट दिया जाता है। जिस प्रकार की प्रथा हमारे भारतीय समाज में पाई जाती है, सेम वही प्रथा पाई जाती है कि घर में जो भी पशुधन होते हैं आपस में भाइयों में उसका क्या कर दिया जाता है? बंटवारा कर दिया जाता है। और वंश का जो मुखिया होता है कौन बनेगा? परिवार का सबसे बड़ा बेटा वंश का मुखिया बनता है, या कह सकते हैं कि जो राजनीतिक निर्णय लेता है, जो घर के किसी भी प्रकार के जो निर्णय लेता है, कह सकते हैं कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा? परिवार का बड़ा बेटा बनता है। और इसी प्रकार की प्रथाएं हमारे वर्तमान भारतीय समाज में भी चलती हैं। ये लोग क्या होते हैं? अनेक गोत्र में विभाजित होते हैं। जो गुजर होते हैं समाज में भी क्या पाए जाते हैं? अनेक गोत्र पाए जाते हैं। और एक कुल के सदस्य ही एक वंश के क्या होते हैं? वंशज होते हैं, एक पूर्वजों के वंशज पाए जाते हैं। और जो गुजर लोग होते हैं इनकी मुख्य रूप से कार्य क्या है? पशुपालन का कार्य है। और उसी को ये लोग अनेक डेरों और समूह में क्या करते हैं? कुटुंब पर आधारित होते हैं। और इनका जो बड़ा सा पशुओं का जो रेवड़ होता है, पशुओं का जो समूह होता है उसको बोलते हैं रेवड़। किसको बोलते हैं? रेवड़। पशु, बहुत सारे पशु होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? रेवड़ बोलेंगे। भेड़ बकरियां एक साथ होती हैं कि 100 हैं, 200 हैं, 500, उसको क्या बोलते हैं? रेवड़ बोलते हैं। इन्होंने कहा कि गुजर लोगों की जो पंचायत होती है, पंचायत को बोलते हैं जरगा। गुजर लोगों की जो पंचायत होती है, पंचायत को क्या कहेंगे? जरगा कहेंगे। जो इनके आपसी झगड़े को सुलझाती है। पंचायत कार्य क्या करती है? झगड़ों का सुलझाने का। गुजर लोग क्या करते हैं? अप्रैल में एक बैसाखी का उत्सव मनाते हैं। और ये लोग मुस्लिम उत्सव भी मनाते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म से किस धर्म के अनुयायी होते हैं? मुस्लिम धर्म को मानने वाले ये लोग होते हैं। और इन लोगों का ऐसा मानना है कि बैसाखी के बाद ये लोग क्या करते हैं? ऊपरी भागों में चले जाते हैं। और गुजर जो जनजाति है इसमें बाल विवाह प्रचलित हैं। जब बालक कितनी वर्ष का होता है? 8 वर्ष की उम्र होती है, उसमें उसकी मंगनी या सगाई कर दी जाती है और 5 वर्ष बाद उसकी शादी कर दी जाती है। और विवाह जो भी होते हैं वो ग्रीष्म काल में किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि शीतकाल में तो इनका स्थानांतरण चलता रहता है। तो जो भी विवाह वगैरह जो भी कार्य किए जाते हैं वो कब किए जाते हैं? ग्रीष्म काल में किए जाते हैं। वर के पिता द्वारा पशु धन संपत्ति विवाह के समय दी जाती है। वर का पिता देता है, वैसे कौन देता है? वधू का पिता देता है, लेकिन इनके वर का पिता पशु देता है, धन देता है, संपत्ति देती है, दी जाती है, संपत्ति दी जाती है। इनमें पुनर्विवाह प्रथा का भी प्रचलन पाया जाता है। विधवा भी पुनर्विवाह कर सकती है। और दूसरा इन्होंने कहा कि इन लोगों का जो सामाजिक जीवन है वो संगठित पाया जाता है। रीति रिवाज हैं वो सभी जो भी इनके कार्य होते हैं वो मौसमी प्रवास पर निर्भर करते हैं। कि जैसे इनका मौसमी स्थानांतरण होता है उस पर वो निर्भर करते हैं कि कौन से समय आपको कौन सा कार्य करना है। ये लोग अंधविश्वासी भी होते हैं इसी कारण। और इनका जो मुस्लिम संप्रदाय का जो मुख्य हम कह सकते हैं कि धर्म गुरु जो होता है वो कौन होता है? पीर। कौन होता है? पीर। नाम सुना होगा?
नहीं सुना? नहीं सुना तो देखो कैसे सुना। आपने देखा होगा जब मुस्लिम संप्रदाय में कोई व्यक्ति ख़त्म हो जाता है तो ये लोग जहाँ भी माथा टेकते हैं बोलते हैं पीर की मंजार है, पीर बाबा पीर की मंजार है। तो ये लोग क्या करते हैं, अंधविश्वास को मानते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं, ये जो पीर होते हैं इनका शोषण भी करते हैं। और आगे अगर हम बात करें कि बसावट की दृष्टि से जो गुजर होते हैं इनको दो वर्गों में बांटा गया है। एक होते हैं ऋतु प्रवासी गुजर और दूसरा होते हैं बकरवाल। एक होते हैं खेतीहर गुजर। खेतीहर गुजर कौन क्या कार्य करेंगे, खेती करने का कार्य करेंगे। दूसरे होते हैं ऋतु प्रवासी। इसमें भी देखिए गुजरों में दो वर्ग हैं, एक है खेतीहर गुजर, दूसरे हैं ऋतु प्रवासी। जो खेतीहर हैं उनको बोलते हैं जमींदार या मुकामी, देखो जमींदार तो हम सब जानते हैं, खेती का कार्य जो करते हैं उसको भी जमींदार बोलते हैं। खेती का कार्य करते हैं, दो नामों से इनको संबोधित किया गया है, एक है जमींदार गुजर और दूसरा है मुकामी गुजर। और ये लोग क्या करते हैं, ढालों पर अपने स्थायी निवास बनाते हैं, वहीं पर खेती करने का कार्य करते हैं। और कुछ लोग अब बागानों में भी कार्य करने लगे हैं और वर्तमान समय में कुछ व्यापारिक कार्य भी करने लगे हैं और सरकारी नौकरियों में भी ये लोग जाने लगे हैं, क्योंकि ये लोग अपना जो निवास है वो स्थायी बना लिया, धीरे धीरे शिक्षा के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं। अगर व्यक्ति एक निश्चित स्थान पर रहता है तो सरकार भी उसके लिए क्या करती है, शिक्षा के प्रयास करती है, जिसके कारण वर्तमान समय में इन लोगों की जो सामाजिक दशा है उसमें परिवर्तन आने लगा है और ये लोग सरकारी नौकरी तथा व्यापारिक कार्य भी करने लगे हैं। दूसरों की बात करें, ऋतु प्रवासी में फर्स्ट है बनिहारा और दूसरा है बकरवाल। बनिहारा और सेकंड है बकरवाल, बिल्कुल इजी है। देखिए बनिहाला जो हैं वनों में रहते हैं, भैंस पालकर दूध बेचते हैं, सही है। बनिहारा जो हैं वो क्या करते हैं, वनों में रहते हैं, भैंस पालकर दूध बेचते हैं। और जो बक्कर वाला है ये लोग क्या करते हैं, भेड़ बकरियां पालते हैं, भेड़ बकरियां पालते हैं। बकर वाला जो है वो भेड़ बकरियां पालन का कार्य करते हैं। इन लोगों में भी क्या पाए जाते हैं, ऋतु प्रवास पाए जाते हैं। पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा उन दोनों को पार करते हैं। यात्रा बड़ी कठिन होती है क्योंकि कभी दर्रे और कभी लुटेरे, बहुत सारी समस्याओं का इन लोगों को क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। और लास्ट हम बात करेंगे धर्म और संस्कृति की, कि जो गुजर जनजाति है, बकरवाल जो लोग हैं, कह सकते हैं कि हम गुजर जो बकरवाल हैं वो कौन से धर्म को मानते हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले वो लोग रहते हैं। दिन में नमाज पढ़ते हैं, रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं और उनके जो अन्य त्यौहार हैं जैसे ईद उल फितर और ईद उल जोहा और दूसरा नवरोज़ा, बैसाख, इनके या बैसाखी इनके जो मुख्य त्यौहार हैं। मृत्यु होने पर ये लोग क्या करते हैं, जो मृत शरीर है उसको दफना देते हैं और उसके ऊपर पत्थरों का ढेर लगा देते हैं। और जैसे ही ये लोग ऋतु प्रवास के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, जो इनके संबंधी की जो कब्र होती है उसके ऊपर दीपक जलाकर उसके प्रति अपना आदर भाव प्रकट करते हैं। तो ये थी गुजर से संबंधित इनका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, किस प्रकार से ये लोग विषम परिस्थितियों में रहते हैं और आज भी अपने आप को एक वातावरण के साथ समायोजित किए हुए हैं। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई जनजाति के साथ। आज की क्वेश्चन सुनिए। आज की क्वेश्चन है पीर क्या है, और एक मैंने आपको क्या बताया था, जमींदार को क्या बोलते हैं, उसको जो झगड़ों का निपटारा करते हैं। जरगा कौन होते हैं ये बताएंगे आप, जरगा कौन होते हैं, पीर कौन होते हैं, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताएं। और जो गुजर जनजाति है यह किस धर्म की अनुयायी है या किस धर्म को मानने वाली जाति है। धन्यवाद।